ईवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 23 को सोल्व करेंगे, जो कि सीटेट को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है। आप इस सेशन को पूरा देखेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एवरी संडे यानी कि हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएँगे, जो आप देखकर आप अपने एग्ज़ाम में यह एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा कौन-सा सेक्शन वीक है और कौन-सा सेक्शन मजबूत है। यह विभिन्न एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे। और साथ ही साथ इस क्लास का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ भी आपको पीडीएफ वाले सेक्शन में मिल जाएँगे। तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो 9123427285 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है डीवीएस टिच मोबाइल एप्लीकेशन पे। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है? योगफल क्या है? तो योगफल हम कैसे निकालेंगे? योगफल का मतलब क्या होता है? ऐड यानी कि सभी को हमें जोड़ना है और कहता है कि 56 के सभी गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या है? फैक्टर होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर होता है। और तो देखिए 56 का अगर आपको फैक्टर लिखना हो तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, इसके बाद फैक्टर का मतलब सीधा-सा इतना है, यह किस-किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद 4 से डिवाइड हो जाएगा। किससे? 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से 14 चौका कितना होगा? 56 डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा क्या? 6 से देखिए 6 से डिवाइड 56 को करके देखिए। तो 6 से 8 8 छक 48 और उसके बाद 9 छक 54 54 आ रहा है लेकिन डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड कीजिए, तो क्या 56 7 से डिवाइड होगा? हाँ, बिल्कुल 7 अठे 56 तो यहाँ पे 7 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 से तो 9 छक 54 नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं। इसके बाद इक्के बार 14 से 14 चौका 56 14 के बाद इक्के बार कितना से होगा? 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51 उसके बाद 17 चौका 68 होता है, तो 18 दूना 36, 54 और उसके बाद नहीं 19 से डिवाइड कीजिए, 19 से डिवाइड कीजिएगा तो नहीं होगा, 20 से डिवाइड कीजिए, 20 से भी नहीं होगा, 21 से डिवाइड कीजिएगा तो नहीं होगा, 22 से भी नहीं होगा, तो अगला किस चीज़ से होगा? 23 से होगा। 23 से 23 दूना 56 23 दूना 56 हो जाएगा। 23 दूना 56 क्या होगा? 23 से जब 56 को डिवाइड करेंगे तो 46 होता है सॉरी 23 से नहीं होगा या कितना से होगा? 28 से होगा। डायरेक्टली अब 28 से होगा। 28 के बाद यह डायरेक्टली अब 56 से डिवाइड होगा। यह सभी क्या है? फैक्टर है। यह सभी क्या है? फैक्टर है। अब कहता है कि योगफल यानी कि यह सभी को हमें जोड़ना है। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 28 प्लस 56 सभी को जोड़ दीजिए, जितना आएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए 1 प्लस 2 प्लस इसके बाद 4 प्लस 7 प्लस इसके बाद है 8 प्लस 14 प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा 28 प्लस 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। तो 120 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान यह रखना है कि फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो सीधा-सा फैक्टर का मतलब इतना है कि वह संख्या किस-किस नंबर से कटेगा। जिस-जिस संख्या से कटेगा वह हमारा सभी फैक्टर कहलाएगा। ठीक है? इस नोट पॉइंट को आप नोट कॉपी में बनाकर लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाएँगे। यहाँ पे मैं आपको जानकारी बता दूँ कि 2 प्रकार के मान होते हैं। कितने प्रकार के मान होते हैं? तो 2 प्रकार के मान होते हैं। सबसे पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आखिर क्या है और उससे इम्पोर्टेंट किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। मान 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है? प्लेस वैल्यू। क्या होता है? प्लेस वैल्यू जिसे हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं। क्या? जिसे हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं। और दूसरा है हमारा फेस वैल्यू। दूसरा क्या है? फेस वैल्यू और फेस वैल्यू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फेस वैल्यू और हिंदी में अंकित मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मान बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चे स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, किस टाइप से निकलेगा। तो प्लेस वैल्यू को हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। प्लेस वैल्यू आपका जैसे मान लीजिए अभी आप किसी शहर में अपने गाँव में बैठे हुए हैं। अगर आपको शहर में जाना है, कोई अच्छा-सा बुक खरीदना है, तो आपको कहीं न कहीं अपना स्थान छोड़कर तो जाना होगा।
तो स्थान छोड़ रहे हैं यानी कि अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो आपका स्थान बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना। आप शहर में जाएँगे तो स्थान बदलेगा, आप स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाएँगे तो आपका स्थान बदलेगा। यानी कि स्थान बदलता है, स्थान बदलता है यानी कि प्लेस वैल्यू चेंजेबल होता है, यानी कि चेंज होता रहता है। क्या होता है? चेंज होता है, जबकि अंकित मान फिक्स्ड होता है। अंकित मान क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मान लीजिए इससे हम लोग कैसे समझेंगे? तो मान लीजिए आप बुक लेने गए, तो आप गाँव में भी तो थे, तो आपका चेहरा कितना था? जैसा था वैसा ही है। आप शहर गए तो आपका चेहरा जैसा है वैसा ही है। आप जिला छोड़कर अपने दूसरे राज्य में चले गए, तो वहाँ पे भी आपका चेहरा जैसा पहले गाँव में था उसी तरीके से तो अभी भी है ना। तो आपका चेहरा बदल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि आपका चेहरा फिक्स होता है और चेहरा फिक्स यानी कि फेस वैल्यू फिक्स होता है। अंकित मान फिक्स होता है। इससे थोड़ा-सा हम लोग एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नोट कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल नोट कीजिए। यहाँ पे कहता है 7 895 में 41 में हमें 9 का प्लेस वैल्यू बताना है क्या? 9 का प्लेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है? 9 का प्लेस वैल्यू बताना है और इधर सेम नंबर है, इधर भी सेम नंबर है 78954 आपको 9 का फेस वैल्यू बताना है। क्या? 9 का इधर फेस वैल्यू बताना है और इधर प्लेस वैल्यू बताना है। इधर फेस वैल्यू और इधर फेस वैल्यू बताना है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए 9 का आपसे पूछा जा रहा है ना, 9 का किसका पूछा जा रहा है? 9 का पूछा जा रहा है। तो देखिए जिसका पूछा जाएगा उसके राइट साइड में जितने अंक होंगे, तो कितना अंक है? 3 अंक है। यानी कि जब प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 3 ज़ीरो बैठाएँगे, ठीक है? 3 ज़ीरो बैठाएँगे यानी कि जितना अंक होगा इधर राइट साइड में उतना अंक बैठाएँगे, उतना ज़ीरो बैठा देंगे। इस टाइप से 9 का जब प्लेस वैल्यू पूछे तो 9000 होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फेस वैल्यू हमारा फिक्स्ड होता है, तो 9 का फेस वैल्यू भी कितना होगा? 9 ही होगा। या अभी 1000 के स्थान पे या 10 प्लेस पे भी होगा ना, 10,000 के प्लेस पे भी, फिर भी इसका आंसर क्या होगा? 9 ही होगा। इसका स्थान आगे भी पीछे चेंज होगा, तो इसके मान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस टाइप से यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में किसका स्थान चेंज होने पर मान चेंज नहीं होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? फेस वैल्यू होगा, ठीक है? इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताए, उसे आप नोट पॉइंट बनाकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो फेस वैल्यू से संबंधित प्लेस वैल्यू से संबंधित जो क्वेश्चन थे, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूछता है कि 75707 यानी कि 75,707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? आपका योगफल क्या है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए कितने प्लेस वैल्यू है? कितने मतलब 7 है, तो 3 7 है। सभी का योगफल यानी कि ऐड करना है, जोड़ देना है, कोई दिक्कत? जोड़कर आंसर निकालना है। तो देखिए, यह 7 जो दिया हुआ है, इसका क्या होगा? तो इसके बाद तो 3 अंक है ना, 3 नहीं बल्कि 4 अंक है। कितने अंक है? 4 अंक है। तो इस पे कितने ज़ीरो होंगे? 4 अंक होंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो यह 7 है, यहाँ पे जो ऊपर में 7 है, उसके बाद कितने अंक हैं? तो इसके बाद यहाँ पे यह जो 7 है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद 2 अंक है, यानी कि 2 ज़ीरो बैठाएँगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद मात्र एक 7 बचा हुआ है और इस 7 के लिए कितना अंक लास्ट में बचा हुआ है? राइट हैंड साइड में कोई अंक बचा हुआ है? बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, यानी कि एक भी ज़ीरो नहीं बैठेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब कहता है कि सभी को जोड़ना है यानी कि ऐड करना है, तो आपको ऐड करने के लिए क्या करना होगा? 70,000 प्लस 700 प्लस 7 जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 70,707 70,707 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 70,707 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? 70,707 आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किए हैं, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बैच है, आप इसमें एनरोल नहीं किए हैं तो एनरोल कर लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बैच में आपको टॉपिक वाइज़ प्लस चैप्टर वाइज़ क्लासेस कराए जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल आपके एग्ज़ाम में निभाएँगे, ठीक है? क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और यह कोर्स 23 नवंबर तक हर हाल में आपके कोर्स में ऐड कर दिए जाएँगे, यानी कि सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट करा दिए जाएँगे। उसके बाद आप जितनी भी बार चाहे उतनी बार उस वीडियो को देख सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं।
इस कोर्स का प्राइस अभी 387 है, लेकिन इससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएँगे। यानी कि पूरे बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में सबसे सस्ता और बेस्ट कंटेंट आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कंटेंट समझ में नहीं आते हैं, तो आप कोर्स को 100% रिफंड पॉलिसी के साथ क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है? रिफंड पॉलिसी भी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको 1 सप्ताह के अंदर ही हमें इन्फॉर्म करना होगा कि सर हमें कोर्स समझ में नहीं आ रही है, कंटेंट आपका अच्छा नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है। आप हमें 9123 427285 पे कॉल करके आप हमसे संपर्क करके आप अपना रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? आप कोर्स में आज ही एनरोल कर लीजिए। अगर कोई जानकारी चाहते हैं, तो नंबर आपको दिख रहा है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी दिखाई दे रही है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी। कितना? विशाल के पास कितना है? 10 दर्जन। तो सबसे पहले आप ये बताइए 10 दर्जन तो विशाल के पास है। यह व्यक्ति जो है विशाल, इसके पास कितना है? विशाल के पास 10 दर्जन है। तो सबसे पहले आप ये बताइए किस बच्चा 1 दर्जन बराबर क्या होता है? 1 दर्जन बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात नहीं है। 1 दर्जन बराबर 12 होता है। 1 दर्जन बराबर कितना होता है? तो 12 होता है। तो हम कहेंगे बताओ अब जब 1 दर्जन बराबर 12 होता है तो 10 दर्जन बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इधर 1 पे एगो ज़ीरो बिठा है तो इधर 12 पे एगो ज़ीरो बिठा दीजिए यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि विशाल के पास टोटल कैंडी कितना है? तो 120 कैंडी है। कितना कैंडी है? 120 कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को। किसका? विशाल जो व्यक्ति है उसके पास टोटल कैंडी है कितना? तो 120 कैंडी है। और राधा को कितना देता है? राधा नाम की एक लड़की है जिसे 1/3 दे देता है। किसका? तो 120 का 1/3 दे देता है। तो कितना दे दिया? जब इससे आप निकालेंगे तो यहाँ पे 40 कैंडी किसको दे दिया? तो 40 कैंडी राधा को दे दिया। 40 कैंडी राधा को दे दिया। कहता है कि 2/5 भाग आसिफ को। आसिफ को कितना? आशिफ को कितना देता है? तो 2/5 भाग यानी कि 120 का ही 2/5 भाग देता है। यानी कि यह कितना दे देता है? यह जब काटेगा 5 से तो यह हो जाएगा 20 और 24, 24 दूना 48 यानी कि 48 को कैंडी किसको? आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। आसिफ और सोनू, सोनू को देखिए सोनू को कितना देता है? सोनू को 1/12 भाग यानी कि 120 का 12 100 1/12 भाग यानी कि 12 को जब 120 को घटाएँगे 12 से तो 10 मर्तबे कटेगा। यानी कि सोनू को कितना देता है? 10 कैंडी। तब कहता है विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले ये बताइए कि टोटल कैंडी यह राधा को टोटल कैंडी राधा को और उसके बाद है आसिफ को, सोनू को कितना दिया? सोनू को कितना दिया? तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सभी को जोड़ना होगा। तो 40 प्लस 48 प्लस 10 कोई दिक्कत? 40 प्लस 48 प्लस 10 जब आप इसे जोड़ेंगे तो टोटल क्या निकलेगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे तो 40 और 48 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। 88 या 10 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। लेकिन इसके पास टोटल था कितना? 120 था। तो 120 में से जब 98 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 कैंडी बचेगा। तो विशाल के पास बचा हुआ कितना है? 22 कैंडी बचा हुआ है। उम्मीद है आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो आपसे बन जाएँगे और काफ़ी ही बेहतर क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान से इस क्वेश्चन का रिवाइज़ करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? आपको यही बताना है। तो सबसे पहले यह कैसे आपको करना होगा, इसके बारे में जानकारी बताता हूँ। देखिए, यह कहता है कि 2/5 बराबर 8/30 8/30 इसको सबसे पहले 8/30 है तो इसको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो अब आ जाएगा 2/5 बराबर 4/15 कभी भी संभव है क्या? कभी भी संभव है? बिल्कुल नहीं है। जब संभव नहीं है, तो यह आपका तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया तो ये तो सही होने की कोई चांस ही नहीं है। अब कहता है
कि 1/5 और 1/3, 1/5 से 1/3 बड़ा है, क्या है, कैसे है? वो तो बाद में पता चलेगा जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तब। यहाँ पे देखिए यह पूर्णांक में है तो इसे हम लोग चेंज कर लें क्या? चेंज कर सकते हैं। तो 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4/3 12 है किससे? 6 दूना 12 और 1 13/6 से। कितना? 13/6 से 12 कौन है? 4/3। यह कैसे पता चलेगा? जब हम दशमलव में डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तब पता लगेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 तो गलत कन्फर्म है। लेकिन अब 1, 3 और 4 में कौन-सा ऑप्शन सही है? हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसके लिए हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के अलावा हमारे पास अभी कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है जो कि कम टाइम में आपके सामने आंसर प्राप्त कराए। ठीक है? तो हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले वाले ऑप्शन को जब हम 3/5 को सॉर्ट आउट करेंगे, 3/5 को जब सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 0.6 लिखे क्या? हाँ, लिख सकते हैं। 0.6 लिख देते हैं और यह 12 है किससे? 5/7 से। 5/7 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम 0 बैठाएँगे तो यहाँ पे 7 सते 49 कितना हो जाएगा? 7 सते 49 यानी कि यह 0.7 आएगा। तो आप ही बताइए 6 और 7 में बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर 7 बड़ा है, लेकिन इसमें कहता है कि 6 बड़ा है। यह गलत है या नहीं है? तो बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में कहता है कि 1/5 बड़ा है किससे? छोटा है बल्कि 1/3 से। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे 10 दूना 5 दूना 10 यहाँ पे आ जाएगा कितना? 0.2 छोटा है किससे? 3 बा 1/3 से यानी कि 0 बैठाएँगे यहाँ पे 3-3 आता रहेगा, ठीक है? तो 3 तिहाई 9 1 बचेगा यानी कि यह 0.3 बड़ा है। तो देखिए 2 और 3 में बड़ा कौन है? 2 और 3 में बड़ा कौन है? तो बड़ा कौन है? आप ये बताइए। 2 और 3 में बड़ा कौन है? तो आपका 3 बड़ा है। तो स्टेटमेंट में भी तो यही कह रहा है ना कि 3 बड़ा है। स्टेटमेंट में भी क्या कह रहा है? 3 बड़ा है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। उम्मीद करता हूँ जब आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व ही नहीं, काफ़ी बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे और कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह सबसे छोटी संख्या क्या है? वह सबसे छोटी संख्या क्या है? 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो। कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है? वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60,000 सा 78 में से घटाने पर यानी कि x घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो। यानी कि संख्या ही ना, यहाँ पे भी संख्या हम क्या माने हैं? x तो कहता है कि प्राप्त संख्या यानी कि जो हमें x प्राप्त हो वह 245 से पूरा-पूरा क्या हो? विभाज्य हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करिए। जब इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके सामने एक आंसर प्राप्त होगा और वह x का जो वैल्यू होगा वही हमारा इस इक्वेशन का सही आंसर होगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में और एप्लीकेशन पे इस सेशन को देख रहे हैं तो इस सेशन पे आप कमेंट कर देंगे। आपको इस क्वेश्चन का नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको सॉर्ट आउट करा दूँगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। मैं ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चल सके कि कौन बच्चे अभी तक क्लासेस को देख रहे हैं। आपको यह तो कन्फर्म हो चुका होगा कि 15 से 20 मिनट बाद आपको होमवर्क दिया जा रहा है। तो जो बच्चे 10 से 15 मिनट, 20 से 25 मिनट जो सेशन को देखेंगे यानी कि पूरा सेशन जो देखेंगे, उन्हीं को ना पता लगेगा कि इस सेशन में कोई होमवर्क भी क्वेश्चन में दिया गया था या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, वह कब पता चलेगा? जब आप उस क्वेश्चन के बारे में उस क्वेश्चन आपके बारे में पता चलेगा तब, ठीक है? क्वेश्चन के बारे में आपको पता चलेगा तभी तो आपको पता लगेगा या आप कमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे एक्टिविटीज़। चलते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर बताएँगे कल वाली सेशन में, मैं उनका नाम भी शामिल कर दूँगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है, निम्न में से किस में संख्याएँ बढ़ते क्रम में लिखी हुई है? निम्न में से किस में संख्याएँ बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है देखिए। यहाँ पे कहता है कि 5.02 इसके बाद कितना बचेगा? 0 देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? सबसे पहले ये देख लीजिए। दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है? तो सबको 3 अंक बना लीजिए। तो लास्ट में जिसमें कम है उसमें क्या बैठाएँगे? 0 बैठाएँगे। तो यह है 5 50-20 50-20 या 50-22 है यानी कि बढ़ रहा है या 50-32 है ये भी बढ़ रहा है।
50 320 हो गया, 50 320 हो गया या 50 201 हो गया। यानी कि यह ऑप्शन की वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। 52 जीरो देखिए ये भी सही है। प 52 कितना है? 52 यहाँ पे कितना है? देखिए 5 जीरो इसमें 12 कौन है यह आपको पहचानना है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? या 50-20 या 50-22 है। यानी कि 5.020 है या 5.022 है या 5.032 है या 5.320 है। कोई दिक्कत? 302 है या 5.201 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसकी वजह से आपका गलत हो जा रहा है। यहाँ पे अगर यह होता 5-3 लास्ट में होता और यह पहले होता तो यह सही होता, लेकिन इसकी वजह से गलत है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 3 अंक है, ठीक है? इसमें भी क्या है 3 अंक है तो इसे आपको क्या करना होगा? इसे अरेंज करना होगा। तो ये 332 53 320 सबसे पहले आ गया या इसके बाद देखिएगा तब 52 इसके बाद देखेंगे तो 50 50 50 यानी कि यह घटते क्रम में है। तो घटते क्रम में तो आपको देखना नहीं है, किस चीज़ में देखना है? बढ़ते क्रम में देखना है। यानी कि आरोही क्रम में देखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। इसके लिए आपको सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, ठीक है? ये आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 भी गलत है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आपका है 302 5.002 3 अंक का है तो यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, यहाँ पे भी 0 बैठा दीजिए। या बाकी सभी 3 अंक का है ही। तो यहाँ पे 5020 यह 50-20 है जबकि यह 53-20 है उसके बाद 50-22 यानी कि यह ऑप्शन आने की वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। कौन-सा ऑप्शन क्यों गलत है? ये भी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हो गए तो आपका सही कौन-सा हो जाएगा? तो जो ऑप्शन बाकी है वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर आप इसे चाहें तो इसे देख भी सकते हैं। देखिए 50 यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है? सभी में 3 अंक है तो इसमें भी आपको 3 अंक बनाना होगा। तो बाकी में हम क्या बैठाते हैं लास्ट में 0 बैठाते हैं। तो यहाँ पे कहता है 50-20 है, 50-22 है, 50-32 है, 52-01 है, यहाँ पे 53-20 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा बढ़ रहा है? आपका ऑप्शन नंबर 4 बढ़ रहा है। यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले है और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन-सा ऑप्शन क्यों गलत हुआ ये जानकारी आपको मिल चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे कहता है कि जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में अब किसी स्थान P से हमें नहीं पता मान लेते हैं कि यही स्थान है, यह स्थान है और डायरेक्शन आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना होगा? इस टाइप का एक फिगर बनाना होगा, प्लस का साइन, किसका? प्लस का साइन बनाना होगा, तो हम भी प्लस का साइन बना देते हैं और कहता है जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में, स्थान जहाँ से यह चलना शुरू करती है, यानी कि यहीं से हम लोग मान लेते हैं कि यह चलना शुरू करती है और पूर्व दिशा में जा रही है, यानी कि ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, WE और ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे थोड़ा-सा आगे सोल्व करने की कोशिश करिए क्या? तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है उसके बारे में आप जानकारी जुटाइए, ताकि आगे क्वेश्चन बन सके। तो कहता है जयंती किसी स्थान P से, तो स्थान P आपका तो यही है ना? स्थान P आपका यही है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। स्थान आपका P वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े क्या? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। कहता है कि पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट में ही ना, पूर्व को किसको बोलते हैं? पूर्व ईस्ट दिशा को बोलते हैं। पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ से यह चलती-चलती आई और 3/5 किलोमीटर यहाँ पे पूर गया। दिक्कत बिल्कुल नहीं। यह डिस्टेंस कितना है? 3/5 किलोमीटर है। कितना है? 3/5 किलोमीटर है और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में यहाँ से पश्चिम दिशा, तो पश्चिम किसको बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं वेस्ट को, यानी कि पश्चिम किसको बोलते हैं? सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, यानी कि वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। और इतना किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली पीछे मुड़ता है और इतना किलोमीटर चलता है। 1.5/7 यानी कि कितना चलता है? यह है 7 और 5 12, 12/7 किलोमीटर चलती है। यह था 3/5 किलोमीटर यानी कि 3/5 से ज़्यादा कौन है? 12/7 ज़्यादा है, यानी कि इस क्रॉसिंग से भी इधर कहाँ तक चला? तो पश्चिम में चल चुका है। कितना चला है? यह पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया 12/7 किलोमीटर। कोई दिक्कत?
बिल्कुल नहीं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, वह आपको बताना है। तो अब वह P से कहाँ स्थित होगी? अब वह P से कहाँ स्थित होगी? यानी कि P से देखना है। तो P से कहाँ है? वेस्ट की तरफ है। P से कहाँ है? वेस्ट की तरफ है, यानी कि पश्चिम की ओर है। P से पूर्व की ओर है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। P से पूर्व की ओर तो है नहीं, P से पश्चिम की ओर है। P से पूर्व की ओर है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। हमें एक पॉइंट पकड़ना है और काटते चलना है। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना होगा। P से पश्चिम की ओर 4.1/35 किलोमीटर की दूरी पर है। P से पश्चिम की ओर 1.4/35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दोनों में हमें पूर्णांक में आंसर को निकालना है और हमें प्राप्त करना है कि कितना किलोमीटर यह चला है, ठीक है? दूरी पता लग जाएगा, इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। हमें दूरी निकालना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यह क्या है? ज़्यादा चला है 12/7, जबकि पहले पश्चिम की ओर 3/5 किलोमीटर ही चला था, 3/5 किलोमीटर ही चला था, लेकिन लास्ट में जब वह वापस चला, तब 12/7 किलोमीटर चला। यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया था उससे भी ज़्यादा चला। कितना ज़्यादा चला वही आपको बताना है। कितना ज़्यादा चला, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? 12/7 माइनस 3/5 कर लेंगे, जो आंसर होगा वह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? ज़्यादा में से हम लोग कम को घटाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग घटाएँगे। तो 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 12 पचे 60 और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे में 35, ऊपर में कितना हो जाएगा? तो 60 में से 4 एक 60 में से 20 गया, तो 60 से 20 गया तो 40, और 40 में से 1 हो जाएगा तो 39। 39/35 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.4/35, 1.4/35। कोई दिक्कत? कितना किलोमीटर यह क्या है? किलोमीटर 20 से दूरी पर है। तो 1.4/35 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 गलत है। जबकि उसमें क्या कहता है? 4.1/35, यानी कि 35 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 प्लस 1 41, 141/35 किलोमीटर तो आ नहीं रहा है। आ रहा है 39/35, यानी कि 1.4/35 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको पता लगा इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और अभी तक का जितना भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन यही था, सीटेट मैथ पेपर में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि 15:20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय था? यानी कि आपसे सीधा बस इतना ही कह रहा है कि 15:20 जो टाइम हो रहा है ना, इससे 6 घंटा 35 मिनट पहले क्या टाइम था? आपको इतना बताना है। आपको इतना बताना है। तो आप लोग कहेंगे सर 20 में से तो 35 मिनट घटेगा नहीं। तो हम कहेंगे बच्चा आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। आपको जब हासिल लेते हैं, चलिए इस नंबर को हम लोग घटाएँगे। मान लीजिए इस नंबर को यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ पे भी 9 कर लीजिए। जब इस नंबर को आप घटाएँगे, तो हासिल लेते हैं क्या? हासिल लेते हैं क्या? हाँ, हासिल तो लेते ही हैं। हासिल लेंगे तो क्या होगा? यहाँ से 8 में से 1 आकर 4 के पास आता है, जो कि 14 बन जाता है, और 14 में से 9 जाएगा, यानी कि 5 आता है। इसी तरीके से ना बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 हासिल लेते हैं और उसका 10 मतलब होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो हासिल लेंगे, हासिल तो लेंगे घंटा से मिनट के लिए, 1 घंटा ही लेंगे, लेकिन 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। यानी कि जो 15:20 है, इसके लिए हम घंटा में से 1 हासिल ले लेंगे तो बचेगा कितना? 14 बचेगा, तो 1 घंटा में कितना मिनट हुआ? 60 मिनट हुआ, और 20 मिनट हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो 20 और 60 80 मिनट हो जाएगा। कितना? 60 80 मिनट हो जाएगा। यहाँ से 6 और 35 माइनस कर लेंगे तो क्या होगा? माइनस कर लेंगे तो 35, 80 में से 35 तो घट ही जाएगा, 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 में से 8 6 जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना? 8 बजेगा। 8:45 इसका टाइम बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। आपको समय कैसे घटाते हैं, ये जानकारी आपको मिल चुकी होगी, और उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो आप बना लेंगे। जब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से क्या करेंगे? अटेम्प्ट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बेस्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाइयों को देखिए, इसमें से क्या करना है? किलोमीटर, एमएम,
और मीटर, इसके बाद है सेंटीमीटर और डेसीमीटर में बड़ा कौन है? कौन क्या है? यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर क्वेश्चन में पूछता है, चौथे स्थान पर कौन-सी इकाई होगी? यही आपको बताना है। कौन-सी होगी आपको यह बताना है कि इसके लिए मैं आपको एक अथी बता देता हूँ क्या? एक टेबल बता देता हूँ क्या? एक टेबल मैं आपको बता देता हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है, थोड़ा-सा इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है? इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप इसे नोट पॉइंट बनाकर अभी नोट कर लीजिए। सबसे पहले किलोमीटर, एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को सॉल्व करने के बाद हम आपको इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन की ओर बाद में चलेंगे। पहले कहता है किलोमीटर, किलोमीटर के बाद हेक्टामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर आता है यानी कि एमएम आता है, ठीक है? तो किलोमीटर से जस्ट छोटा कौन होता है? छोटा हेक्टर होता है यानी कि एचएम होता है, क्या होता है? एचएम, जैसे जो इसका फुल फॉर्म होता है वही लिखते हैं। यानी कि किलोमीटर के छोटा के और छोटा एम लिखते हैं। इसके बाद है छोटा एच और छोटा एम, हेक्टोमीटर लिखते हैं। इसके बाद डेकामीटर लिखते हैं यानी कि डीसी लिखते हैं क्या? डीएएम, डैम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डैम लिखते हैं डेकामीटर को। और इसके बाद मीटर आता है, इसके बाद मीटर आता है यानी कि छोटा एम। इसके बाद डेसीमीटर आता है यानी कि डीएम आता है, डेसीमीटर। इसके बाद छोटा आता है सेंटीमीटर और इससे भी छोटा होता है आपका एमएम। इससे भी छोटा होता है आपका एमएम। अगर आपको कोई कहे कि किलोमीटर को हेक्टोमीटर बनाओ, तो हेक्टोमीटर बनाने के लिए आपको 10 से क्या करना होगा? यहाँ पे 10 से भाग करना होगा। अगर आपको कोई कहे कि हेक्टोमीटर को किलोमीटर बनाइए, तो गुना 10 से करना होगा, गुना 10 से करना होगा। यह आपका घटता हुआ क्रम है। नीचे वाला घटता हुआ क्रम है, जबकि ऊपर वाला जो सीरीज़ मैं आपको बना रहा हूँ अभी, यह आपका बढ़ता हुआ क्रम है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था? बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में क्या करना था? अरेंज कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। तो छोटा हम लोग पहले देख लेते हैं। जब इसे चेंज करना होगा, कम करना होगा तो 10 से भाग करना होगा और जब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना होगा तो 10 से क्या करना होगा? गुणा करना होगा। इसके लिए मैं आपको फ़ॉर्मूला बता ही चुका हूँ और इससे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा। क्योंकि इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे, तो आप उसे बेझिझक और बिल्कुल सही आंसर बता पाएँगे। कि इसमें दिया हुआ है किलोमीटर, एमएम और मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, यही ना दिया हुआ है, तो इसे बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि एओ ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हम मात्रक लिख लें? तो किलोमीटर है। जो मात्रक दिया हुआ है क्वेश्चन में उससे ही हम लोग लिखते हैं एमएम, उसके बाद मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद डेसीमीटर दिया हुआ है। इतना ही ना दिया हुआ है। बस बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है यानी कि सबसे छोटा क्या है इसमें? तो एमएम है। क्या है? सबसे छोटा एमएम है यानी कि मिलीमीटर। क्या है? मिलीमीटर और मिलीमीटर से छोटा थोड़ा-सा बड़ा कौन है? तो सेंटीमीटर। मिलीमीटर से छोटा-सा थोड़ा-सा बड़ा कौन है? तो सेंटीमीटर है और उससे बड़ा कौन है? देखिए डेसीमीटर है। कौन-सा? तो डेसीमीटर है। इससे थोड़ा-सा बड़ा कौन है? तो इससे थोड़ा-सा बड़ा आपका मीटर है और मीटर से भी बड़ा आपका कौन है? मीटर से भी बड़ा आपका किलोमीटर है। इसमें डेका डेकामीटर, डेकोमीटर, डेकामीटर नहीं दिया हुआ और हेक्टोमीटर भी नहीं दिया हुआ है। यह हमारा क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम हो गया। क्या हो गया? बढ़ता हुआ क्रम हो गया, बढ़ता क्रम हो गया और इसमें आपको बढ़ते हुए क्रम में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथे स्थान पर कौन-सी इकाई जाएगी? तो यह पहला स्थान है, यह दूसरा स्थान है, यह तीसरा स्थान है और यह चौथा स्थान है। यानी कि चौथा स्थान पे क्या होगा? मीटर होगा। चौथा स्थान पे क्या होगा? तो मीटर होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जब आप पूछे जाएँगे, तो आप इस क्वेश्चन को उम्मीद है कि आप लोग समझ पाएँगे और आपको चेंज करने के लिए भी बोला जाए, तो आप उसे क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। अगर आपको कहा जाए कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा? किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, यानी कि 1000 से गुणा कर देना है। 1000 से क्या करना है? गुणा कर देना है। इस टाइप से आप लोग समझ चुके हैं और चेंज कर लेंगे, उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि रेहान कागज़ मोड़कर घन बनाता है। क्या बनाता है? रेहान नाम का एक लड़का है जो कागज मोड़कर घन बनाता है।
वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले यह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। साइड कितना दिया हुआ है? तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। नंबर ऑफ घन यानी कि नंबर ऑफ क्यूब कितना है? नंबर ऑफ क्यूब है 25 घन घन बनाता है। अब उससे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए, एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए कि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह से आ जाए? तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले घन का आपको क्या करना होगा? घन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और टोटल घन कितना बना रहा है? तो 25 घन बना रहा है, तो 25 से गुना कर देंगे, जितना क्यूब आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर या भुजा क्यूब? पहले ये बताइए। घन का क्यूब का एरिया कितना होता है? तो एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा? एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होगा? आप बताएँगे क्या? आप कहेंगे सर एरिया ऑफ क्यूब बराबर होता है कि भुजा का तो स्क्वायर होता ही है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा गुना भुजा। क्या कहेंगे? भुजा गुना भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर। क्या कहेंगे? भुजा स्क्वायर। क्या कहेंगे? भुजा क्यूब या भुजा स्क्वायर। सबसे पहले आप यही कन्फर्म कर लीजिए कि भुजा स्क्वायर होगा या भुजा क्यूब होगा। भुजा स्क्वायर होगा या भुजा क्यूब होगा। तो आप कहेंगे सर कि क्यूब होता है। क्या होता है इसका? क्यूब का एरिया क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है यानी कि 6 गुना साइड स्क्वायर। 6 गुना साइड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो साइड हमारा क्या है? घन का जो क्षेत्रफल है वह साइड हमारा दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25 यानी कि 6 गुना 25। यहाँ पे जब 25 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 को जब 6 से गुना करेंगे तो आपका 150 हो जाएगा। तो 150 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। जब कोई दिक्कत है नहीं तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे ऐसे क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे अगर आप कर देते, क्या करते आपको बताऊँ क्या? आपको यहाँ पे करना होगा आयतन ही निकालना होगा क्योंकि आपसे पूछता क्या है? आयतन पूछता है, तो आपको आयतन निकालना होगा। तो बिल्कुल सही आंसर एक बार में निकलेगा, कोई दिक्कत? एक बार में निकलेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको आयतन निकालना होगा। तो आयतन क्या होता है फ़ॉर्मूला? भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। कोई दिक्कत? भुजा क्यूब। आयतन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 का क्यूब 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे किसका? वॉल्यूम निकालेंगे किसका? घन का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो भुजा क्यूब आएगा यानी कि साइड गुना साइड यानी कि 5 का क्यूब 125 होगा और 25 घन है। तो नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो टोटल वॉल्यूम आप निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ घन, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जब आप देखेंगे तो 25 से गुना करना होगा। 125 गुना 25 करेंगे, तो 125 गुना 25 करेंगे तो आपका 3125 मिलेगा। 3125 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। 3125 किलो सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप इस फ़ॉर्मूला को याद रखेंगे कि घन का आयतन कितना होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर। उम्मीद है आपको यह फ़ॉर्मूला भी याद रहेगा और जब आपके आने वाले समय में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यह पूछता है कि निम्नलिखित आकृति में से किस आकृति की रैखिक एवं घूर्णन सममिति की संख्याएँ बराबर नहीं होती है? कहता है कि आकृति की रैखिक एवं घूर्णन सममिति की संख्याएँ बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होते वहीं आपको बताना है। इसमें क्या होगा? वर्ग होगा, आयतन होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। क्या होगा? इसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप थोड़ा-सा ज्योमेट्री के बारे में पढ़ सकें। वर्ग क्या है? आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज क्या है? इसके बारे में इसका कंडीशन क्या है? आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा तब बन जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा ज्योमेट्री को पलट के पढ़िए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर मैं आपको बता दूँगा। और आप बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जॉइन करना चाहते हैं, तो आज ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आप जॉइन कर लीजिएगा।
वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से समझा-समझा कर बाय फिगर द्वारा आपको समझाकर और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, ठीक है? ध्यान से जॉइन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि निम्न में से कौन-सा सही नहीं है? 2 दर्जन और आधा दर्जन 30 होता है क्या? 2 दर्जन 2 और आधा दर्जन का मतलब क्या है? दर्जन में कितना होता है? तो 1 दर्जन में 12 होता है। 1 दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा? 24। 2 दर्जन में 24 हो जाएगा। 24 और आधा दर्जन का मतलब क्या है? 6 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 30 यानी कि यह 30 तो बराबर है, यानी कि हमें नहीं कौन है? वो जो गलत होगा ना वहीं आपको निकालना है, जो गलत होगा वहीं निकालना है। तो यह तो सही है, यह तो क्या है? यह तो सही है। यहाँ पे कहता है 10 पैसा क्या है? 10 पैसा 0.10 पैसा। जब पैसा को रुपया बनाना होता है तो 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद क्या बैठ जाएगा? दशमलव बैठ जाएगा। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठा हो यानी कि ए भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह सही हो रहा है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्योंकि हमें गलत पहचानना है। या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो अभी ही इस क्लास में हम लोग मिलीलीटर, एमएल और सेंटीमीटर को थोड़ा-सा मापने का एक इकाई बनाए हुए थे। देखिए, यहीं तरह आपका ग्राफ है। इसमें इस टाइप का आपको डायग्राम एक बनाना होगा, थोड़ा-सा ध्यान के लिए और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है मिलीलीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। थोड़ा-सा आप ध्यान ध्यान देखिए, मिलीलीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है। मिलीलीटर से सेंटीमीटर में जाना है। किसमें जाना है? तो मिलीलीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है। मिली, लीटर से सेंटीमीटर। तो यह आपका मिलीलीटर है और मिलीलीटर से सेंटीमीटर में आप जाएँगे। मिलीलीटर से सेंटीमीटर में जाएँगे तो आपको 10 से क्या करना होगा? गुणा करना होगा। 10 से आपको गुणा करना होगा। क्या करना होगा? 10 से गुणा करना करना होगा। तो मिलीलीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है, तो 1 मिलीलीटर बराबर 10 से भाग कर देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यह तो है ही। ये भी सही है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा गलत है? आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है और हमें गलत ही पहचान करना था। तो गलत हमारा क्या हो जाएगा? गलत हमारा हो जाएगा कौन-सा होगा? गलत आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे 5 लीटर बराबर कहता है कि 5 लीटर 50 मिलीलीटर बराबर 550 एमएल ही होगा। ऐसा संभव है कि आप कहेंगे सर 1 लीटर में ही 1000 एमएल होता है। 1 लीटर में ही कितना होता है? 1000 एमएल होता है यानी कि 5 लीटर में 5000 एमएल होगा और 50 एमएल और जोड़ देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 5050 एमएल 5050 एमएल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? 50,000 5050 एमएल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा और कैसे चेंज करना होता है, ये भी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है और काफ़ी संख्याओं को एनालिसिस करके आंसर बता देना है। दूसरा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। किसका पहचान करना है? तो सही कथन का चुनाव करना है। किसका? सही कथन आपको बताना है। तो विद्यार्थियों की पसंदीदा खेल इधर दिया हुआ है नाम और इधर विद्यार्थियों की संख्या दिया। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और क्वेश्चन में पूछता क्या है? एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है। एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है। थोड़ा-सा पढ़िए। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या शतरंज पसंद करने वाले कितने हैं? 50 है। कितने हैं? 50 है। अब कहता है कि फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। तो फुटबॉल तो 60 है। फुटबॉल कितना पसंद करता है? 60 है। तो कहता है कि 50 60 से ज़्यादा कैसे है भाई? ज़्यादा है। कहता है कि 60 से ज़्यादा 50 है। ये तो गलत है ना? हमारा फुटबॉल पसंद करने वाला विद्यार्थियों की संख्या 60 है, जबकि कहता है कि शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। तो बिल्कुल नहीं, क्या है? गलत है। यह अधिक की वजह से क्या है? आपका ऑप्शन 1 गलत है। तो हमें पहचानना क्या है? सही कथन का चुनाव करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बैडमिंटन पसंद करने वाले, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब कहता है कि बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थी, तो बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 70 है। बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70 है। अगला में कहता है कि फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम कम है, तब फुटबॉल पसंद करने वाला कितना है? तो 60। फुटबॉल पसंद करने वाला कितना है? तो फुटबॉल पसंद करने वाला 60 है। तो 60
क्या है? कहता है बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? कम है, तो कम की वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अगर यहाँ पे कहता है सही है, तो अब क्या हो जाता है? ज़्यादा है कहता है, अधिक है, तो क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहता है कम है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? यही ना है 50। 50 शतरंज पसंद करने वाला विद्यार्थी और कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। तो सभी को जोड़ लीजिए, तो सभी को जोड़िएगा तो 7 60 और 50 110, और 110 और 70 जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, और 180 को 20 से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 180 को 20 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 200 का 1/4 मतलब क्या होता है? 1/4 हमारा 50 होता है। 1/4 कितना होता है? 50 होता है। यानी कि यह 50 है। 1/4 का मतलब क्या है? 50 है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में कहता है कि शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। यानी कि 50 और 50 दोनों तो सही ही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नहीं विश्वास है, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गए हैं, क्यों गलत हैं? इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। तो थोड़ा-सा ऑप्शन नंबर 4 को भी एक बार पढ़ लीजिए। वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5। वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 20 है। वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 का 1/5 भाग है। तो जब इसको 5 से घटाएँगे तो 40 होगा। तो 40 क्या 20 के बराबर होता है? तो नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो सही कौन-सा है? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक क्या होगा? तो सबसे पहले माध्यक निकालने का कंडीशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, माध्यक निकालने का सीधा सा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग सभी नंबर को या तो आरोही क्रम में, या तो आरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में, या तो घटते क्रम में हम लोग अरेंज कर लेते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं, तो देखिए इसमें नंबर दिया हुआ है, तो सबसे छोटा इसमें कौन-सा है? 158, 159, 158, 159। इससे छोटा चलेंगे तो ये 60। अब यहाँ पे है क्या? 158 ही दिया हुआ है। 158 यहाँ है। आगे देखिए 158 यहाँ है। 158 हमें 2 जगह मिला, ठीक है। आगे देखिए 58 2 जगह ही है। उसके बाद 59 देखिए, तो यहाँ पे हमारा 159 है, और आगे भी 159 है क्या? तो आगे 159 नहीं, तो ये 159 हो गया। 159 के बाद हमारा क्या आएगा? 160 आएगा। 159 के बाद 160 आएगा। आगे भी 160 है क्या? 160 आगे है क्या? हाँ, 160 आगे भी है, तो 160 होगा। आगे चलेंगे, 160 के बाद हमारा क्या आएगा? 161 आएगा। क्या आएगा? 161 आपका यहाँ पे 161 है। आगे भी 161 है क्या? बिल्कुल नहीं। तो 161 के बाद अब क्या आएगा? 162 आएगा। क्या आएगा? 162 आएगा। क्या आएगा? 162 आएगा। 162 के बाद आगे क्या आएगा? 162 के बाद आगे क्या आएगा? तो 167 बचा हुआ है। एक यह बचा हुआ है 167, दूसरा बचा हुआ है आपका 167 के बाद क्या बचा हुआ है? 167 के बाद 170 बचा हुआ है। तो बस यही 2 आएगा। 167 उसके बाद 170। अब नंबर को काउंट कर लीजिए, नंबर को काउंट कर लीजिए और जितना है उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। जो बचेगा शेषफल में बीच वाला वही बचेगा, आपका माध्यिका होगा। तो कहता है 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो। या 9 गो है तो 4 गो एक साइड में छाट दीजिए, और 4 गो एक साइड में छाट दीजिए, और जो बीच में बचेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका या माध्यक होगा। तो 160 बचा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आप कहेंगे सर यह विषम संख्या था, 9, 7, 6, 5 रहेगा तब ना हम इसे बीच वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सम संख्या हो तो 4 गो होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे सम संख्या होता, 9 की जगह पे 8 ही अंक होता, तो बाकी 2 दोनों साइड में 3-3 बाँट देते, और बीच में जो 2 बचता है ना, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते। अब जो आंसर आता, वही हमारा क्या होता? माध्यिका कहलाता। इस टाइप से हम माध्यिका को निकाल लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग माध्यिका निकाल लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन को दिए गए हैं। थोड़ा-सा पढ़िए और थोड़ा-सा इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो ज़्यादा कुछ तो आपको करना नहीं है। यहाँ पे देखिए पैटर्न दिया हुआ है 0, 1, 1,
2, 3, 5, 8 और इसके बाद डैश, इसके बाद 21, इसके बाद 34, इसके बाद खाली स्थान, फिर आपका 89 दिया हुआ है, ठीक है? इसमें कहता है कि पहले वाले स्थान में क्या आएगा? तो इस पैटर्न को आप देखिएगा तो सर घटाने पर 1 का अंतर चलेगा, 2 का अंतर चलेगा, 3 का अंतर चलने लग रहा है, ठीक है? 3 का अंतर चलने लग रहा है, तो आगे देखिएगा तो आगे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ और यहाँ के बीच में अंतर देखिए तो 1 का है, इसमें और इसमें अंतर देखिए तो 0 का है, इसमें देखिए तो 1 का अंतर है, इसमें देखिए तो 1 का अंतर है। तो 0, 1, 2 का अंतर चल रहा है, तो ये तो गलत है ना? कोई भी अंतर चलता है तो समान संख्या चलता है। समान तो संख्या अंतर में चल नहीं रहा है। गुना करेंगे तो 1 गुना 1, 1 आएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए, लेकिन 5 दिया हुआ है। यानी कि गुना भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, अंतर भी नहीं है, कुछ जोड़ भी नहीं रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे किया जा रहा है 0 प्लस 1 यानी कि 0 को 1 जोड़ दे रहा है, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। फिर इसी तरीके से 2-2 को जोड़ा हुआ है, जोड़कर 1 बनाया हुआ है, यानी कि 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 बनेगा और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 बनेगा। 3 और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 बनेगा। इसी तरीके से 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, तो और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 5 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 8 5 13 यानी कि आपका 13 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर यह सीरीज़ आगे भी सही होगा, सेम अगर आ रहा है तो 13 और 21 जोड़ेंगे तो क्या 34 आता है? तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल 34 आता है। यानी कि 13 और 21 को जोड़ेंगे तो 34 आता है, यानी कि बिल्कुल सही है। 34 आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। अगला अब आपसे पूछता है तो 21 और 34 जोड़ दीजिए। 21 और 34 जोड़िएगा तो क्या होगा? 21 और 34 जोड़ देंगे तो 1 किधर आ जाएगा? तो 35 और 35 और 20 जोड़ेंगे तो 55। 55 13 और 55 आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोई दिक्कत नहीं। तो पैटर्न से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे बढ़े क्या? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं पैटर्न से संबंधित और हमारी सभी क्वेश्चनें आज के लिए समाप्त हो चुकी है और हम सभी लोग डेली 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह सेशन पसंद आई होगी तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस कोर्स के बारे में डिवेस टीच मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी आप बता दीजिएगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।